वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइल्स एग्जाम वाले दिन आपको क्या क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। एक बार आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो वहां आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या चीजें होंगी जो आप कर सकते हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, ताकि जब आप अपना आइल्स का एग्जाम दें तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से दें और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें देखेंगे जो आपको आइल्स के एग्जाम वाले दिन करनी है। सबसे पहले एक चीज आपने करनी है कि आपने द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें टेस्ट वाले दिन क्या करना है। सबसे पहली चीज है आपको लोकेशन चेक करनी होगी कि आपका जो आइल्स का एग्जाम है वो सेंटर कहाँ है, कैसे आप उस सेंटर पे पहुंचेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपके घर से तो मैं एक एडवाइस यहाँ दूंगा कि अगर हो सके तो एक आध दिन पहले उस तरफ का थोड़ा सा चक्कर मार आइए, देख आइए कि क्या कौन सा रास्ता आपने लेना है, किस रास्ते से आप उस जगह जाएंगे। अगर वो दूर है, अगर वो जगह बहुत दूर है तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप घर से थोड़ा टाइम से निकलें, बफर लेके निकलें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पहुंचने में वहां लेट हो जाएं। पर अगर किसी कारण से आप लेट हो जाते हैं तो क्या होगा? अगर एग्जाम शुरू हो चुका होगा तो हो सकता है कि वहां पे आपको सेंटर में एंट्री ना मिले। तो इस चीज का ध्यान रखना है, लेट होंगे तो हो सकता है एंट्री आपको वहां पे ना दी जाए। पर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो अनअवॉइडेबल होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप सेंटर को इन्फॉर्म कर दें कि आप लेट हो रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम है वो रीस्केड्यूल कर दिया जाए। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, बट कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। तो अब एक बार हम अपने सेंटर पे पहुंच गए तो उसके बाद आपको अगली क्या चीज चाहिए? अगली चीज आपको वहां चाहिए होगी आपका आइडेंटिटी प्रूफ। जिस भी आइडेंटिटी प्रूफ को यूज करके आपने अपना एग्जाम बुक किया है, ज्यादातर वो पासपोर्ट होता है, तो अपना पासपोर्ट जरूर कैरी कीजिए। उसके बिना अगेन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पासपोर्ट आपको वहां दिखाना होगा जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे। एंट्री के टाइम पे पासपोर्ट के साथ ही आपको एंट्री मिलेगी, बिना उसके एंट्री नहीं मिलेगी। पासपोर्ट के अलावा क्या कुछ कैरी करना है या क्या कुछ कैरी नहीं करना, पहले मैं बात करता हूं क्या कैरी नहीं करना। आपकी अगर स्मार्ट वॉच आप यूज करते हैं तो उसे घर छोड़िए। स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो आपका मोबाइल है, वो आपके लिए अलाउड नहीं होगा। आपका बैग, आपका हैंड बैग, सब कुछ बाहर रखवा दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कुछ भी कैरी अपने साथ ना करें, ताकि वहां पे आपको तकलीफ ना हो। वहां आपको अपनी महंगी जो पोजीशंस हैं उनको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप उन्हें कैरी ही ना करें। अगर आप गलती से भी अपना मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंटर के अंदर ले जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, कभी गलती से भी आप अपनी जेब में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, चाहे वो हेडफोन्स हैं या मोबाइल चार्जर्स हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है अंदर, उसको अंदर मत लेके जाएं। अब सेंटर पे हम पहुंच गए, हमने अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दिया। अब सेंटर के अंदर मैं लेके क्या जा सकता हूं या क्या लेके जा सकती हूं उसको देख लेते हैं। सेंटर के अंदर आप लेके जाएंगे सिर्फ पेन, पेंसिल और इरेजर। पेन, पेंसिल, इरेजर आप लेके जाएंगे। आपका आईडी प्रूफ यानी आपका पासपोर्ट तो आपके साथ होगा ही, पर आप सिर्फ पेन, पेंसिल और इरेजर को ही अपने साथ अंदर लेके जाएंगे। ये चीजें अलाउड हैं। एक बार अंदर पहुंच गए, जो आपका एग्जाम है, जो आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम है, वो होने वाला है 2 घंटे 40 मिनट का विदाउट ब्रेक। तो वहां आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगी। आपको 2 घंटे 40 मिनट लगातार वहां पे बैठना होगा। कोई खाने की चीज या कोई ड्रिंक आप अपने साथ अंदर नहीं लेके जा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पानी की बोतल, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ही अंदर लेके जा सकते हैं और कुछ भी अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होगा। पेपर के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपने वॉशरूम यूज करना है
तो आप अपना हाथ उठाएं, जो इन्विजिलेटर हैं वहाँ पे वो आपकी सीट पे आएंगे और आप उन्हें बता सकते हैं। आप आवाज़ देके या कुछ तरह की आवाज़ करके बाकियों को डिस्ट्रैक्ट मत करें, सिर्फ अपना हाथ उठाएं, इन्विजिलेटर खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अगर एग्ज़ाम देते हुए आपको कोई हेल्प वैसे रिक्वायर्ड है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है एंड यू नीड सम असिस्टेंस, देन अगेन जस्ट रेज योर हैंड एंड द इन्विजिलेटर विल बी देयर विद यू। सिर्फ हाथ उठाएंगे एंड वो आपके पास आ जाएंगे। चलिए और कुछ चीज़ें देखते हैं जो हमने देखनी है उस दिन, अपने एग्ज़ाम वाले दिन। अब आपकी एक बार एंट्री हो जाती है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो एग्जाम से पहले आपकी हो सकता है एक फोटो क्लिक की जाए और ये फोटो आपके TRF यानी जो आपकी मार्कशीट आएगी जब रिजल्ट आएगा उस पे ये वाली फोटो आपकी प्रिंटेड होगी। एग्जाम ओवर होने पे क्या करना है, जब आपका एग्जाम ओवर हो गया तो अपनी सीट पे ही बैठे रहें जब तक कि इन्विजिलेटर ये नहीं कहते कि अब आप सेंटर छोड़ के जा सकते हैं, तब तक अपनी सीट पे ही बैठे रहें। तो ये तो हुआ एग्ज़ाम में पहुंचना कैसे है, वहाँ पे अंदर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की तैयारी और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद की चीज़। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे ही कि अगर एग्ज़ाम के बाद आपको कोई शिकायत है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हुआ है या किसी चीज़ की आप शिकायत करना चाहते हैं, तो कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम डे के 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन आप जाके वहाँ पे फॉर्म होता है, कंप्लेंट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए एग्ज़ाम डेट के। अब चलिए देखते हैं कि तीनों सेक्शंस जो आप वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे यानी रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, उनसे स्पेसिफिक क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या आपके डाउट्स हो सकते हैं एग्जाम जब आप दे रहे हैं उस दौरान, तो उनको देखेंगे 1 बाय 1 और मैं आपको उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए देखते हैं लिसनिंग एग्जाम में आपने क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आपको पता ही है कि जो लिसनिंग का आपका एग्जाम है वो टोटल 40 मिनट्स का होने वाला है। 30 मिनट्स आपका ऑडियो प्ले होगा एंड 10 मिनट्स आपको मिलेंगे अपने आंसर्स को फाइनल आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। तब तक आप जो अपने आंसर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं। पर लिसनिंग टेस्ट में क्योंकि आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, तो अगर आपके हेडफोन्स में आवाज़ नहीं आ रही है तो पेपर शुरू होते ही आप हाथ खड़ा करें एंड जो इन्विजिलेटर हैं उन्हें इन्फॉर्म करें कि आपके हेडफोन्स में सही आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार आपके हेडफोन्स में आवाज़ आ रही है और एग्ज़ाम शुरू होता है तो पहली चीज़ आपने बहुत ध्यान ये देना है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। यहाँ बहुत गलती करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल हो सकती हैं, आंसर इन नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, ऐसी इंस्ट्रक्शंस, या वहाँ पे A-B-C क्या लिखना है, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ बहुत ध्यान दीजिएगा। जब ऑडियो प्ले हो रहा होगा आप के सामने क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पे आपको क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि कैसी इंफॉर्मेशन आपने सुननी है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब ये है कि सपोज जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आने वाला है या ईमेल आईडी या एड्रेस की बात हो रही है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कोई नंबर आने वाला है। या अगर वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वेयर डिड द पर्सन गो, तो आपको मालूम है कि किसी प्लेस का नाम आने वाला है। तो इस चीज़ को एंटिसिपेट कीजिए क्योंकि जब आपका ऑडियो चल रहा होगा वो एक ही बार चलेगा एंड अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया पहले लग जाएगा, 2-3 सेकेंड पहले भी आइडिया लग जाएगा कि क्या आने वाला है, तो आपके लिए आंसर देना इजी हो जाएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं। अपनी ग्रामर और स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम देखते हैं, ग्रामर और स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग में गड़बड़ हुई, क्योंकि लिसनिंग में आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रीडिंग में क्या होता है कि सामने हमारे वर्ड लिखा हुआ होता है, लिसनिंग में नहीं लिखा होता। हालांकि जो वर्ड्स हैं खासकर सेक्शन 1, 2 और 3 में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन वोकैबुलरी होती है। घबराइए नहीं, लिख लीजिए। अगर डाउट है तो रफ में लिख लीजिए एंड बाद में ट्रांसफर करते हुए सोच के उसके सही स्पेलिंग लिख दीजिएगा।
डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चन जिसपे कि आपको जिसका जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या है, आपके पास जो आंसर्स हैं वो ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर पहले आएगा और उसके इमीडिएटली बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन का जवाब आने वाला है। हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ के रखें ताकि आपको पता रहे कि अब ये वाले क्वेश्चन का जवाब आ गया है। सपोज आप क्वेश्चन 3 पे हैं अभी, पर उसका आंसर नहीं मिला, बट आपको क्वेश्चन 4 का आंसर मिल गया, तो आप 4 का आंसर लिख दीजिए और 5th पे कंसंट्रेट कीजिए, 3 को छोड़ दीजिए। डू नॉट वेस्ट टाइम देयर। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 को सुनते रहें और 4, 5, 6 कई क्वेश्चंस को आगे आप मिस कर दें। तो हमेशा 2 क्वेश्चंस पढ़ के रखें, जैसे ही अगले क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो पिछले को छोड़ दें। एक क्वेश्चन मिस करना ज्यादा अच्छा है रादर देन मल्टीपल क्वेश्चंस को मिस करने से। अगला देखते हैं। कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस में हमेशा फोकस करें कि क्या चीज पूछी जा रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आंसर इन नॉट मोर देन 3 वर्ड्स कह रहा है, आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स कह रहा है। सपोज वहां कहता है आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, और आपके लिए जो आंसर था वो था से फॉर एग्जांपल लेदर कोट, और आपने अगर वहां लिख दिया कोट मेड ऑफ लेदर, तो ये गलत हो जाएगा। कोट मेड ऑफ लेदर बनते हैं 4 वर्ड्स, जबकि आपकी इंस्ट्रक्शंस कह रही थी आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, तो लेदर कोट यहाँ पे आना चाहिए था। ये चीज आपको पता लगेगी इंस्ट्रक्शन से, तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से देना है। क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। 40 क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बार अगर आपको लगता भी है कि इस चीज का मेरे को जवाब नहीं मिल रहा, जो भी आपका बेस्ट गेस है, जो भी आपको सुन के लगता है, जो भी याद रह रही है चीज, उसके हिसाब से लिख दीजिए। मल्टीपल चॉइस है तो ABCD में से कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर अगर गलती से भी, तुक्के से भी अगर आपका वो ऑप्शन सही हो गया तो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे मिल जाएगा। आंसर्स को बहुत थॉरली चेक कीजिए। देखिए 10 मिनट एंड में आपको मिलते हैं अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो एंड में आपके पास 2 मिनट होते हैं। ये 2 मिनट 30 मिनट्स में इंक्लूडेड होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड पेपर बेस्ड में 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, जहां पे कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, उनको फेयर आंसर शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्पेलिंग इन 10 मिनट में जरूर चेक कीजिए कहीं कोई ग्रामर की गलती तो नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई छोटी सी मिस्टेक के कारण हमारा पॉइंट ना चला जाए। अगर आपने देखना है कि आंसर शीट कैसी होने वाली है, आपकी लिसनिंग आंसर शीट कैसी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एक सैंपल आंसर शीट आपके लिसनिंग के लिए। तो ये थे आपके टिप्स लिसनिंग के। अब देखते हैं रीडिंग में आपने क्या ध्यान देना है। तो अब देखते हैं कि रीडिंग एग्जाम से पहले आपने क्या चीज का ध्यान रखना है, रीडिंग एग्जाम के दौरान आपने किस चीज का ध्यान रखना है। रीडिंग में भी अगेन लिसनिंग के इमीडिएटली बाद होता है आपका रीडिंग। यहाँ आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स का टाइम होगा। यहाँ पे आपके पास आपके जो आंसर्स हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप जो अपना आंसर है पहले ही आंसर शीट पे लिखें। अगर आपने कोई रफ आंसर लिखना भी है क्वेश्चन पेपर पे, सिर्फ उसके लिए लिखें जो आप श्योर नहीं हैं। जो चीज भी श्योर है उसको डायरेक्टली आंसर शीट पे लिखें, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम वहां नहीं मिलने वाला। आपने जो आंसर्स हैं अपने वो पेंसिल से अटेम्प्ट करने हैं, प्रेफरेबली पेन से मत करें, ताकि आप उन्हें इरेज कर सकें। अगर कुछ गलती हो तो आप उसको वापस ठीक कर सकें। पेंसिल से कीजिए, क्लियरली लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जो आंसर्स हैं वो ऑल कैपिटल्स में लिख सकते हैं, यानी सारे कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। कर्सिव या रनिंग हैंड में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं पेपर के दौरान आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, उनको देख लेते हैं। पहली चीज है कि आपने जो आपके क्वेश्चन पेपर पे हाइलाइटेड सेक्शंस हैं,
यानी अगर वहाँ पे कोई भी इटैलिक में चीज़ लिखी गई है, बोल्ड में लिखी गई है या अंडरलाइन की गई है आपके क्वेश्चन पेपर पे, उसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ पे ध्यान दें। तो देखें कि कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर रहे हों। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, क्वेश्चंस को स्कैन कर लें, क्वेश्चंस पे जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। सिमिलरली जब आप स्किमिंग स्कैनिंग करेंगे, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे पहली बार, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो नंबर्स हैं, नाम हैं और प्लेसेस हैं, उनको ज़रूर हाईलाइट कर लें, अलग से मार्क कर लें, ताकि आपको याद रहे कि वो कहाँ कहाँ फीचर कर रही हैं। इससे बहुत टाइम बचता है एंड बहुत यूजफुल होता है। पैसेज आपके पास 3 आने वाले हैं, टाइम होगा 60 मिनट्स का जैसे मैंने कहा। तो ईच पैसेज शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। घड़ी पे बहुत ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि एक पैसेज को करने में आप 25 या 30 मिनट लगा दें और बाकी 2 पैसेजेस के लिए आपके पास टाइम ना बचे। पहले 2 पैसेज जनरली थोड़े इजी होते हैं, थर्ड पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस पर कई बार ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना टाइम पहले 2 पैसेज में बचा पाएंगे, उतना ही टाइम आप अगले 2 पैसेजेस में अपना जो फाइनल पैसेज है वहाँ पे उसको यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है या नहीं मिल रहा तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। डोंट वेस्ट टाइम। अब उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड यू हैव लिमिटेड टाइम। जैसे मैंने कहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जैसे हेडिंग्स वाले क्वेश्चन हैं, मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चन है, आपको एक हेडिंग नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। जब आप सारे हेडिंग्स को मार्क कर देंगे तो एंड में आपके पास ऑप्शन ही 4 या 5 बचेंगे एंड इट विल बी ईजियर टू फाइंड द आंसर फॉर द ऑप्शंस। अगर कोई टॉपिक ऐसा आया है जो अनफेमिलियर है, जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं है, सपोज कोई न्यूक्लियर साइंस के बारे में आ गया या आर्ट्स के बारे में आ गया, जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसेज के बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो इंग्लिश का लेवल है वो आसान ही होने वाला है। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिन टर्म्स को आपको उनका मतलब नहीं पता होगा, छोड़ दीजिए उस टर्म को। उस टर्म के आगे और पीछे पढ़ेंगे तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है। नहीं भी पता लगेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे बाकी सारी इंग्लिश जो आंसर्स हैं वो बहुत आसान होंगे, वो उस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे होंगे। नाम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चंस के जो ऑर्डर है उसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में आते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं आते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ताकि आप बार बार किसी पैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार एक चीज़ पढ़ ली, अगर क्वेश्चन कम्स इन ऑर्डर तो अगला आंसर उसके बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड जस्ट बी अवेयर कि कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं आएंगे। स्पेलिंग ज़रूर चेक कीजिए। स्पेलिंग और ग्रामर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत मिस्टेक होती है। स्पेलिंग के लिए आपको पता है आप रीडिंग वाला पैसेज कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ रीडिंग एग्जाम, द स्पेलिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन द पैसेज। तो वहां से स्पेलिंग पढ़िए और क्रॉस चेक कीजिए जो आपने लिखे हैं उसके साथ। गलती मत कीजिए, क्योंकि आंसर शीट पे आपके पास ऑलरेडी एक तरह से उन्होंने चीट शीट दे रखी है। पैसेज में आंसर ऑलरेडी है और स्पेलिंग भी है, उन्हीं को फॉलो कीजिए। आगे देखते हैं। स्पेलिंग जैसे मैंने आपको बता ही दिया, स्पेलिंग को आप करेंगे। प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जहाँ पे प्लूरल यानी मल्टीपल चीज़ों की बात करनी होती है वहाँ पे एस नहीं लगाते उस चीज़ के पीछे, और जहाँ पे नहीं लगाना होता वहाँ पे कई बार एस लगा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने सिंगुलर की जगह पे प्लूरल लिख दिया या प्लूरल की जगह पे सिंगुलर लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। सपोज आंसर था डायमंड और आपने वहाँ लिख दिया डायमंड्स, तो ये आंसर गलत माना जाएगा। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है।
इन कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपने कुछ कंप्लीट करना होता है, आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, आंसर नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। जैसे मैंने लिसनिंग में कहा था, बहुत ध्यान रखना है कि अगर आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स है तो 2 के 3 नहीं करने। एंड द ये वर्ड्स कंप्लीट वर्ड्स माने जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अगर वहां पे आपका क्वेश्चन कह रहा है आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स और जवाब है ग्लास विंडो, तो ये 2 वर्ड्स होते हैं। अगर आप वहां लिख देंगे द ग्लास विंडो तो ये 3 वर्ड्स हो जाएंगे और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगेन सिंगल वर्ड में सिंगल वर्ड ही रखना है, 2 में 2 ही रखना है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। लाइक इन लिसनिंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल 40 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, अगर आपको पक्का है कि ट्रू तो नहीं है, फॉल्स या नॉट गिवन में से हो सकता है, तो टेक योर बेस्ट गेस, जो भी आपके हिसाब से बेस्ट गेस है दे दीजिए। हो सकता है सही हो जाए और आपको 1 पॉइंट उसका मिल जाए। पेपर खत्म होने से पहले, पेपर को सबमिट करने से पहले नज़र मार लीजिए अपने आंसर्स पे, स्पेलिंग्स पे, एंड तभी पेपर को सबमिट कीजिए। अगर आप इसकी आंसर शीट चाहते हैं, सैंपल आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन से जाके आप ये वाली आंसर शीट का सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं राइटिंग की तरफ और देखते हैं कि राइटिंग में हमने किन चीज़ों का ध्यान देना है। राइटिंग के लिए हमने किन चीज़ों का ध्यान देना है? आप जो राइटिंग का अपना टेस्ट है वो चाहे तो पेन से या पेंसिल, दोनों में से किसी से भी भर सकते हैं। ऑल्दो मैं एडवाइस ये करूंगा आपको कि पेंसिल से अटेम्प्ट कीजिए। वाई? ताकि आप अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको इरेज करके वापस ठीक से लिख सकें। पेन से लिखने पे काफ़ी कटिंग होगी और वो काफ़ी अनटाइडी लगेगा, तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। क्या आप ऑल कैपिटल्स में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर एडवाइजेबल नहीं है। पंक्चुएशन का ध्यान रखिए। अगर आप फिर भी अगर सब कुछ कैपिटल्स में आप लिखना चाहेंगे, उसके लिए आप मार्क डाउन नहीं होंगे, बट एडवाइजेबल ये है कि आप नेचुरली जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखने की कोशिश कीजिए। अगर हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, आपको लगता है आपकी, उस केस में ऑल कैपिटल्स में लिख सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, पंक्चुएशंस यानी कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे मार्क डाउन किए जा सकते हैं। और क्या चीज़ हमने ध्यान देनी है अपने राइटिंग में? राइटिंग टेस्ट में पहले प्लानिंग कीजिए। कोशिश कीजिए कि 2 या 3 मिनट लगाएं प्लानिंग में। क्या लिखना है, ये वाले नोट्स आप अपने क्वेश्चन पेपर पे बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो मार्क नहीं किया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आपने जो फाइनल आंसर अपना लिखा है वो क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया हो। आंसर शीट पे ट्रांसफर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ नोट्स बनाएं। वो नोट्स कोई नहीं पढ़ेगा, तो इट डज नॉट मैटर कि आपने उनको ग्रामेटिकली सही लिखा है, नीटली लिखा है या नहीं लिखा है। और देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। जो आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग है या आपकी एसे है, उस पे आप अंडरलाइन जरूर कर लें कि आपने क्या लिखना है, क्या की चीज़ें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। अगर वहाँ पे 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं, जैसे ऐसे में होता है, ऐसे के केस में होता है गिव द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड योर ओपिनियन। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ओपिनियन, तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें ताकि याद रहे हमें 3 चीज़ें लिखनी हैं। अगर हमने कुछ एक भी चीज़ मिस की तो हमें टास्क रिस्पॉन्स में हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। पहले 2 या 3 मिनट प्लान कीजिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। लिखते लिखते अगर प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको बार बार इरेज करना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैराग्राफ स्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। पैराग्राफिंग जो है उसके अलग पॉइंट्स हैं, आपके कोहेजन में आपको पैराग्राफिंग के पॉइंट्स मिलते हैं। पैराग्राफिंग का मतलब, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन एक अलग पैराग्राफ होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और कंक्लूजन आपका 4th पैराग्राफ होना चाहिए।
अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत से वीडियो सैंपल्स हमने बनाए हैं जहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड राइटिंग टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कशन की गई है और उनके सारा जो स्ट्रक्चर है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो पैराग्राफिंग हो गई। पैराग्राफिंग हमने लेटर और रिपोर्ट के केस में भी हमने उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ने सेम वर्ड यूज किए हैं, जब आप लिख रहे हैं, आपने लिख चुके, एंड में जब आप आंसर अपना चेक कर रहे हैं, एंड में 5 मिनट दोबारा पढ़ने पे, प्रूफ रीडिंग पे जरूर लगाएं। और उस प्रूफ रीडिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने बार बार यूज किए हैं तो उनको चेंज कर दीजिए। उन वर्ड्स के सिनोनिम्स को, उनसे मिलते जुलते वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज कीजिए, उसके आपको बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। लेक्सिकल रिसोर्स में खासकर यानी वोकैबुलरी में अच्छे पॉइंट्स उसके मिलेंगे। तो सिमिलरली जो वर्ड्स आपने बार बार यूज किए, आइडेंटिकल वर्ड्स, उनको रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन से पूरे जो सेंटेंसेस हैं उनको कॉपी मत कीजिएगा। अगर आप सेम टू सेम क्वेश्चन वाला सेंटेंस कॉपी करके लिख देंगे, उसका आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। एग्जामिनर उस लाइन को इग्नोर कर देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप पैराफ्रेज कीजिए, बदल दीजिए, सिनोनिम्स यूज कीजिए, कोई और उससे मिलते जुलते वर्ड्स यूज कीजिए, तो आपको जरूर पॉइंट्स मिलेंगे। बट सेम टू सेम अगर कॉपी कर देंगे तो उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। टॉपिक्स के रेलेवेंट रहिए, टॉपिक से डाइग्रेस मत कीजिए। ऐसा ना हो कि टॉपिक कुछ और है और आपने लिखते लिखते आप भावनाओं में बह गए और आपने कुछ और ही लिख दिया। वो नहीं करना है। स्टे क्लोज टू द टॉपिक, दैट इज व्हेन यू विल गेट योर पॉइंट्स। टाइम का बहुत ध्यान रखना है। घड़ी पे नजर आपकी हमेशा रहे, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। पहले टास्क में आपको 20 मिनट से ऊपर नहीं लेने हैं, क्योंकि पहला टास्क सिर्फ 33% वेटेज रखता है। आपका जो एस्से है वो 66% वेटेज रखता है, डबल द पॉइंट्स। तो उस पे हमें डबल द टाइम भी स्पेंड करना है। एस्से पे 40 मिनट्स और आपके लेटर या रिपोर्ट पे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट पे बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें। आपकी जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पर अंडर यानी शॉर्ट राइटिंग नहीं करनी। अगर लेटर और रिपोर्ट में 150 वर्ड से कम हुए तो टास्क रिस्पॉन्स में नंबर कट जाएंगे। 150 मिनिमम, मैक्सिमम देखें 170 के ऊपर मत जाएं, वरना टाइम वेस्ट होगा। एस्से में 250 वर्ड्स मिनिमम, एंड कोशिश कीजिए कि 280 के ऊपर ना जाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कम तो बिल्कुल भी नहीं, ऊपर के मार्क्स कटेंगे नहीं, पर हो सकता है उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। जाने से पहले, ये तो आप प्रैक्टिस पहले ही कर चुके होंगे, अब एग्जाम वाले दिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ की अब टेंशन मत लीजिए। अगर उस टाइम पे अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो आप थोड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करें, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें। पर अब उस टाइम पे आप जाने से पहले बहुत ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपका राइटिंग है उसमें आप बुलेट पॉइंट्स या शॉर्ट में, अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस हैं उनको ना बनाएं, उसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, रादर उसके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, कोहेजन के केस में अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखा यानी पॉइंट्स बना के लिखा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो उसके आपको डिडक्शन होगी। टास्क रिस्पॉन्स में भी हो सकती है और कोहेजन में भी हो सकती है। पंक्चुएशन और स्पेलिंग पे ध्यान देना है। कॉमास कहाँ लगने हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, उसका हमने ध्यान देना है। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, स्लैंग नहीं यूज़ करेंगे, गौना, वाना ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। प्रोफैनिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे, यानी जो वर्ड्स फॉर्मल नहीं हैं और हो सकता है कि आप दोस्तों में आपस में बात करने में, आपस में मेल करने में ज़रूर उन वर्ड्स का यूज़ करते हो, पर वहाँ पे आप नहीं कर सकते।
अगर आपने आंसर्स को रट्टा मारा है, यानी कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपको कहीं से मिले थे और आप उनको वर्ड बाय वर्ड वहाँ पे अगर लिख देंगे तो हो सकता है कि उसके मार्क्स आपको ना मिलें। क्योंकि आप याद रखें कि एग्जामिनर्स बहुत से पेपर चेक करते हैं, वो हर रोज़ के कई पेपर चेक करते हैं और उन्होंने कभी ना कभी वो मॉडल आंसर्स ज़रूर पढ़ रखे होते हैं, तो उस केस में आप मार्क डाउन हो जाएंगे। आप पढ़िए, मॉडल आंसर्स पढ़िए, अलग अलग वेबसाइट्स पे हैं, हमने भी वीडियोस बनाए हैं, बट उनसे सिर्फ आइडियाज़ लीजिए, अपने वर्ड्स खुद अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से उनकी पैराग्राफिंग कीजिए। लास्ट में पढ़ने सबमिट करने से पहले 5-7 मिनट ज़रूर लीजिए अपने आंसर्स को रीचेक करने के लिए, अपनी ग्रामर को चेक करने के लिए, कॉमर्स फुल स्टॉप्स को चेक करने के लिए। इससे आपका जो राइटिंग एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए अब फाइनली देखते हैं स्पीकिंग के बारे में। तो अब हम देखते हैं स्पीकिंग के टेस्ट वाले दिन आपने क्या करना है। अब ये जो स्पीकिंग का टेस्ट है ये अलग दिन होने वाला है, या तो 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद होगा आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट के। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, अगेन आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचें, सेंटर अलग होगा तो सेंटर पे टाइम पे पहुंचें, रिलैक्स्ड पहुंचें, क्योंकि ये एक लाइव इंटरव्यू होने वाली है आपकी इंस्ट्रक्टर के साथ। तो मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक दिन पहले अच्छे से सोएं ताकि यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट एट ऑल। लेके क्या जाना है अपने साथ, आपने अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना है, जो आपका आईडी प्रूफ है वो साथ लेके जाना है। बाकी आपको और कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं तो अपने साथ एक पेंसिल और इरेजर ले जाएं, वैसे वो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके नोट्स के लिए, क्यू कार्ड के लिए। क्या एक्सपेक्ट करें वहाँ पे, इससे पहले क्या पहन के जाएं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके जो लुक्स हैं उस पर बिल्कुल भी आपको मार्कअप या मार्क डाउन नहीं करने वाले। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कुछ भी कंफर्टेबल पहन के जाएं। अगर थोड़ी ठंड है तो बेहतर है कि बी ड्रेस्ड अप वार्मली, ताकि आपको वहाँ पे अपने कंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि ठंड लग रही हो और आप शिवर कर रहे हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बार आप सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने एग्जामिनर होंगे। हो सकता है आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हो रहा है, तो हो सकता है वो लाइव वीडियो पे हों, वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगेंगे, आप आईडी दिखाएंगे, आपसे वो पूछेंगे कि हाउ कैन दे एड्रेस यू। आपका फुल नेम पूछेंगे, पहले आप अपना फुल नेम बताइए, फिर वो पूछेंगे हाउ कैन दे एड्रेस यू। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं हाउ कैन आई एड्रेस यू, तो आप सिंपली अपना फर्स्ट नाम बता दीजिए एंड दैट शुड बी इनफ, योर फर्स्ट नेम शुड बी इनफ। अभी तक आपकी मार्किंग शुरू नहीं हुई होती है इस पॉइंट तक। जब वो पहली इंटरव्यू आपका नाम वगैरह पूछने के बाद जब वो आपसे पूछना शुरू करेंगे, टिपिकली जैसे कि क्वेश्चन होता है डू यू स्टडी और यू वर्क, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन से जब वो शुरू करेंगे, इसका मतलब आपका अब इंटरव्यू शुरू हो गया है। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको उनका नाम नहीं पता लगा है, हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर हैं या जो एग्जामिनर हैं वो आपको अपना नाम बताएं, या हो सकता है ना भी बताएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनको सर या मैम कह के भी एड्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आपको नाम नहीं भी पता लगा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला राउंड आपका होने वाला है इंटरव्यू, जहाँ पे कोई डे टू डे टॉपिक से, बहुत आसान से टॉपिक होते हैं, आपका वर्क, स्टडी, होम टाउन, बुक्स, मूवीज़, ऐसे डे टू डे टॉपिक्स होते हैं। इसमें आपके इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आंसर्स को एक्सटेंड करें, यानी सिर्फ 1 लाइन आंसर्स ना दें। डू यू लाइक टू वॉच मूवीज़? येस आई लाइक टू वॉच मूवीज़। ये आंसर एडिक्वेट नहीं है, एक्सटेंड कीजिए, इससे ज़्यादा बोलिए। येस आई लव टू वॉच मूवीज़, स्पेशली आई एंजॉय वॉचिंग कॉमेडीज़। तो ऐसे अपने आंसर्स को एक्सटेंड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एग्जामिनर से ज़्यादा बोल रहे हैं। याद रखिए, टेस्ट उनका नहीं है, टेस्ट आपका है, तो आपने ज़्यादा बोलना है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना अच्छा होगा। पर राउंड 1 में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बोलते ही चले जाएं। करीब 2 से 3 लाइनों में ही पहला जो आंसर है,
पहले फर्स्ट राउंड के क्यू कार्ड से पहले वाले आंसर्स को आप 2 या 3 लाइंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। राउंड 2 आपका क्यू कार्ड होने वाला है। वहां पे आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा जिस पे टॉपिक होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स बनाने का टाइम मिलेगा। नोट्स बनाइए, जो कीवर्ड्स आप यूज करना चाहते हैं अपनी स्पीकिंग में, उन वर्ड्स को वहां लिख लीजिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए वहां लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे आपने यूज करना है। जैसे कि व्हेनेवर, nonetheless, whatever, because, ऐसे कुछ वर्ड्स वहां पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने इन वर्ड्स को यूज करना है अपने सेंटेंसेस में। क्यू कार्ड ओवर होने के बाद आपके साथ एक डिस्कशन होगी। राउंड 3 होगा जहां पे सेकंड पार्ट से रिलेटेड ही वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके कि आपको जवाब देने होंगे। थर्ड राउंड में जो जवाब देंगे वो थोड़े एक्सटेंडेड हों, 4-5 लाइन तक जा सकते हैं। और अगर लगेगा कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं, वो अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। घबराइए नहीं। अगर वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जवाब गलत था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो स्कोरिंग करनी थी उस क्वेश्चन के बेसिस पे वो कर चुके हैं। तो उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके आंसर को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ पूछा और आपको समझ में नहीं आया, आप रिपीट करवा सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन को रिपीट करें और आपको क्लैरिटी दें। कैन यू क्लैरिफाई इट टू मी, ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या पूछ रहे हैं तो आप ये भी पूछ सकते हैं, वो उसको रिफ्रेज भी करेंगे। अगर वो जो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि वो बहुत तेज पूछ रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि कैन यू स्लो डाउन अ लिटिल। ये आपका लिसनिंग का टेस्ट नहीं है, ये आपका स्पीकिंग का टेस्ट है। तो ये फर्क पड़ेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जामिनर किस पेस पे बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं। जब एग्जाम खत्म होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं एग्जामिनर से कि हाउ डिड आई डू, मैंने कैसा किया और व्हाट आर माय स्कोर्स। ये पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो बिल्कुल इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। तो बेहतर है कि आप बस थैंक यू बोलें और आराम से बाहर आ जाएं। ये पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी ये थोड़ा फनी साउंड करेगा, बट कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दीजिएगा, कुछ ऐसी भी बातें बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे। पर इस सब का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड एग्जामिनर्स। They will not give you any extra score even if you are requesting them कि आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए। तो ये सब मत कीजिए, कोशिश कीजिए बस आप आराम से with dignity and with composure अपना एग्ज़ाम दें, एंड आराम से उसके बाद after finishing you can come out and start preparing for your main exam। तो ये थी कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें जिनका आपने ध्यान रखना है अपने आइल्स एग्ज़ाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, ये उसके लिए था। अगर इन सब के अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर अभी भी आप नर्वस हो रहे हैं और लग रहा है कि इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन छोड़िए, हम उसका जवाब आपको देंगे। अगर आप 1-to-1 हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ स्पेशली पूछना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी यूजफुल वीडियोस के लिए द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।